नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला का वीकेंड स्पेशल दरअसल वो क्लास है जिसमें हम वो चैप्टर्स लेकर आते हैं जिसे या तो दर्शकों ने बहुत पसंद किया और कहा कि दोबारा देखना चाहते हैं, या फिर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपसे मिस हो गया और आपको देखना चाहिए। आज की इस वीकेंड क्लास में सबसे पहले हम वो चैप्टर लेकर आए हैं जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा, बहुत वायरल हुआ वो सेगमेंट, और कई लोगों ने कहा कि उसे फिर से देखना चाहते हैं। पाठशाला में पाकिस्तान पर स्पेशल क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की पब्लिक 1947 के बंटवारे को लेकर पछता रही है। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में लोगों को रिकॉर्ड महंगाई से क्या गधा बचाने वाला है, और कंगाल बर्बाद पाकिस्तान में इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है। पाठशाला में मैं आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में लगातार बता रहा हूं, क्योंकि पड़ोसी बर्बाद हो रहा है तब भी बॉस उसकी जानकारी जरूर रहनी चाहिए। उसने अपनी खुशहाली और भविष्य के लिए सतर्क रहने के पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और अगर कहीं से मदद नहीं मिली तो पूरा पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा बॉस। ये हालत हो रखी, कोलैप्स, एक पूरा देश कोलैप्स हो जाएगा। एक देश के तौर पर पाकिस्तान नाकाम तो पहले से है, अब वो फाइनेंशियली पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। आखिर उधार के पैसों से कोई कब तक घर चलाएगा भाई। पाकिस्तान की आवाम को भी ये समझ आ रहा है कि अब इस देश का कुछ नहीं होने वाला, इनसे ना हो पाएगा। आज पाकिस्तान के चैप्टर में आपको वहां के हालात नहीं बल्कि वहां लोग कितनी मुश्किल में जी रहे हैं इसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि क्यों पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अगर बंटवारा नहीं हुआ होता, इंडिया के साथ ही रह गए होते तो आज वो ज्यादा खुश होते और दुनिया उन पर हंस नहीं रही होती। आपको सीरिया की भी तस्वीर दिखाऊंगा और भारतीय मुसलमानों के लिए भी एक मैसेज है इस चैप्टर में। लेकिन पहले पाकिस्तान की बात। पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम लो है, आपको बताया। पाकिस्तान की सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो लोगों को देने के लिए राशन तक इंपोर्ट कर सके। पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोगों को लग रहा है कि अगर बंटवारा ना होता तो आज अच्छे हाल में होते। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार खुद उनकी जुबानी सुनो। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? तो बहुत कुछ होता, जिसमें से पहले तो हम ये कहेंगे कि जो डिफेंस पे जो जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा भी बच जाता और उनका भी बच जाता। अगर वो बच जाता तो ये गुर्बत भी ना होती। जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर की भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है। मिडिल पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में सब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक उसकी वैल्यू है, लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो पाकिस्तानी रो रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात देखिए, पाकिस्तानियों को इंडिया की हालत दिख रही कि इंडिया जो है सुपर पावर है, बन रहा है, और किस तरह से इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ ही लोगों को, कुछ लोगों को नहीं दिखता, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में। एक तो कह रहा है कि पाकिस्तान बिकेगा तो खरीदेगा भी इंडिया, अमेरिका नहीं खरीद पाएगा। पाकिस्तान में लोग भले ही बंटवारे पर अब पछता रहे हैं। आज बदहाली के लिए कि जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत से बेहतर कोई देश ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान में लोग भारत आने के लिए भी बेताब है। एक बार और सुनिए। ये मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ, और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। मुंबई जाना चाहती हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है जिसमें जो है कहा जाता है कि मुंबई जो है पहले से डेवलप थी और लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए गांव से उठ के मुंबई और दिल्ली जाते थे, तो इसलिए मैं जाना चाहूँगी। अगर ऐसा हो जाए
तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी। और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी। लोग अपनी लिस्ट बना रहे हैं इंडिया में कहां-कहां जाना है। पाकिस्तान के लोग बंटवारे पर क्यों पछता रहे हैं और क्यों भारत आने के लिए बेताब हैं, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान में लोगों की रसोई से आटा चावल गायब हो गया है, उनके आंसू निकल रहे हैं, वो परेशान हैं, रो रही हैं माएं। एक बार पाकिस्तान का दर्द देखिए। ये देखिए, ये क्या है? देखिए आटे वाली बाल्टी है, देखिए गौर से। हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। दिल तो करता छलांग मार के खुदकुशी कर ले, जहाँ पे मर जाए सबके सब। अल्लाह ताला ऐसी गुर्बत से अच्छा है कि हमें मौत दे दे। भाई उस छोटी बच्ची ने भी नहीं कहा, एक मिनट में पकड़ के भाई छोटी सी बच्ची की कसम खा के गए थे, इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि लोगों के घर में आटा चावल नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है ये मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे एक एक दिन काटना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो रहा है। महंगाई में कैसे पाकिस्तान की जनता पिस रही है। कराची की महिला का एक वीडियो दिखाता हूं जो बहुत वायरल हो रहा है। कराची की महिला बता रही कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जरूरत का सामान तक नहीं खरीद पा रहे। ये महिला पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या करें, बच्चों को भूखा छोड़ दें क्या? मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा चीनी घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं उस मरियम नवाज में शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? ये पाकिस्तान के घर घर की कहानी है बॉस। एक आध दो तस्वीरें वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वहां लोग कैसे रो रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो बंटवारा नहीं होता, इंडिया के साथ रह गए होते। यहां कुछ लोगों को इंडिया पसंद नहीं आता, लेकिन देखिए दूसरे देश को कि उसको इंडिया ही पसंद आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि लोग पेट्रोल तक नहीं खरीद पा रहे भाई। बिना पेट्रोल गाड़ी कैसे चले? तो इसका जुगाड़ पाकिस्तान में गधा गाड़ी के रूप में निकाला गया है। महंगाई से लड़ने का इनका तरीका है कि गधे इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इसमें गधा गाड़ी के बारे में दिखाया जा रहा है। हमारे यहां मैंने आपको कल बताया था, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, लैम्बोर्गिनी हो, ऑडी हो, महिंद्रा हो, हुंडई हो, सब की गाड़ियां बुक चल रही हैं। वहां गधे की गाड़ी बना रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल कहां से भराएं? वहां गधों का ही सहारा बचा है। अब देखिए गधे बचाएंगे महंगाई से। खोता मोटर शॉप ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखें कि बगैर सीट्स वगैरह लगी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन
1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। जब नेताओं ने देश को मजाक बना के छोड़ दिया है तो पब्लिक भी अब मजे ले रही है। पाकिस्तान का यह हाल एक दिन में नहीं हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना इस हालात के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसे चलाने वाले नेता खुद अपनी जेब तो भर लेते हैं, लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप की बात करूं तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। 30 साल में शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति 20 लाख रुपए से 700 करोड़ की हो गई। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के केस में शहबाज शरीफ जेल तक जा चुके हैं। सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे। अप्रैल 2021 में जमानत मिली थी। यह आदमी वहां का प्राइम मिनिस्टर, और यही हाल कमोबेश वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर का भी है, इमरान खान का। इमरान खान पर पीएम रहते हुए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। अपने घर से प्रधानमंत्री दफ्तर आने जाने पर इमरान खान ने 100 करोड़ रुपए फूंक दिए। 100 करोड़ सिर्फ अपने घर से प्राइम मिनिस्टर कार्यालय जाने के लिए। इमरान खान पर तो सरकारी खजाने से कीमती तोहफे चुराने का भी आरोप है। विदेशी दौरों पर मिले हार और घड़ी जैसे गिफ्ट 32 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने में पाकिस्तानी सेना का भी बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक 75 साल में 35 साल तो फौज का शासन रहा है। 1958 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, सत्ता ले ली। 69 में याह्या खान ने जनरल अयूब खान को हटाकर खुद पाकिस्तान की सत्ता संभाल ली। 75 में जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया और पाकिस्तान की ले ली कमान। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया, वो राष्ट्रपति बन गए। जब इस तरह का सैन्य इतिहास रहा हो तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए जगह कहां बची? सब ने मिलकर लूटा, सेना ने लूटा, कुछ साल नेताओं ने लूटा, और आज वही इतिहास पाकिस्तान की जनता को रोने के लिए मजबूर कर रहा है। 1947 में पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन वहां जिस तरह से सत्ता चलाई गई उसका असर यह हुआ कि आज पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने के आसार दिख रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। अब बलूचिस्तान और सिंध में भी जनता विद्रोह कर रही है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके में लोग लगातार बढ़ते चाइनीज दखल से नाराज हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने पीओके को चीन के हाथों में बेच दिया। वहीं बलूचिस्तान में भी एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट आता है, जहां चीन ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां चीन के कई वर्कर्स भी काम पर लगे हुए हैं। इसी के खिलाफ अब बलूचिस्तान की जनता विद्रोह पर उतर आई। बलूचिस्तान में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, भारत चले जाना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अलावा सिंध में भी समय समय पर विद्रोह की खबरें सामने आती रहती हैं। अगर ये विद्रोह बढ़ा और पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा ही बच पाएगा। ये पाकिस्तान का हाल है जो अपने 4 सूबे नहीं संभाल पा रहा। आईएमएफ के सामने झोली फैलाकर खड़ा है कि कुछ तो दे दो, कुछ तो डाल दो बाबा, जिससे देश कुछ दिन और दिवालिया होने से बच सके। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा था कि सब मुसलमान रहेंगे, हम ही अपने अच्छे से रहेंगे। देश तो मिल गया, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर देश बना लेने से तरक्की नहीं मिल जाती, या तरक्की मिलने की गारंटी नहीं मिल जाती। यह बात पाकिस्तानियों को आज भारत को देखकर समझ आ रही है। लेकिन आपको यही बात और बेहतर ढंग से समझनी हो तो सीरिया का हाल देखिए, जो भूकंप की तबाही झेल रहा है। तुर्की की मदद के लिए कई देश सामने आए, सीरिया की मदद के लिए बहुत कम लोग सामने आए। जितनी बर्बादी तुर्की में हुई है उससे कोई कम तबाही सीरिया में नहीं हुई। आप सीरिया की तस्वीरें देखिए, घर तबाह, लोग तबाह। तुर्की के साथ सीरिया में भी भूकंप आया था, भारी तबाही मची थी। सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें भूकंप से तबाह सीरिया की हैं, लेकिन वहां राहत और बचाव का काम बहुत स्लो चल रहा है, धीरे। तुर्की की तुलना में सीरिया को दुनिया से बहुत कम मदद मिल पा रही है। इवन मुस्लिम मुल्क भी सीरिया की मदद नहीं कर रहे। सीरिया पहले से सिविल वॉर झेल रहा है, वहां भूकंप पीड़ितों की मदद करना बहुत मुश्किल है। सीरिया में कई पावर सेंटर बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां किसी देश का जाकर मदद करना मुश्किल हो गया है। अगर आपको मैप के जरिए दिखाऊं कि सीरिया में किस इलाके पर किसका कब्जा है, जरा ये मैप यहां पर डालिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से
इस देश के हालात हो रखे हैं। इस मैप में जो आप हिस्सा देख रहे हैं सीरिया का, यहां पर भी 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह एपिसेंटर था, पहला अर्थक्वेक यहीं पर आया था। अब इसमें जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, यहां पर सरकार का कंट्रोल है। ये जो पीला रंग देख रहे हैं, ये कुर्द फौज के कंट्रोल में, ये जो पीला हल्का सा आप देख रहे हैं। हरा रंग जो देख रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, यहां पर जिहादी गुट का कंट्रोल है। और जो आखिरी आप देख रहे हैं बैंगनी रंग, वहां तुर्की समर्थित बागी गुट का कंट्रोल है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो सीरिया जो है वो अपने आप में जितने रंग वहां दिख रहे हैं उतना ही बदरंग हो रखा है, क्योंकि वहां पर हर तरफ अपने अपने हिसाब से लोगों ने कब्जा कर रखा है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि धर्म से अगर चलिएगा तो सिर्फ मदद नहीं हो पाती। भाई ऊपर वाला भी क्या करेगा? वो मदद करने के लिए इंसान ही भेजेगा ना। वो तो नहीं चुनेगा कि भाई मुसलमान है तो मुसलमान ही मुसलमान को जाकर बचाएगा। लेकिन ऐसे हालात खड़े कर दीजिएगा तो कोई मुसलमान भी कैसे आएगा? ऐसे हालात में कौन सीरिया में जाकर लोगों की मदद करने का जोखिम उठाएगा? सीरिया का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और वहां सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने सीरिया को अनाथ छोड़ दिया है, जबकि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये बात बात पर मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। सीरिया को जब मुस्लिम मुल्कों और दुनिया ने अकेला छोड़ दिया तो मदद के लिए कौन आगे आया पता है? इंडिया, भारत। सीरिया जहां जाकर कोई देश मदद नहीं कर पा रहा, वहां भारत अपनी सेना के जरिए मदद पहुंचा रहा है, राहत सामग्री भेज रहा है। यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में तैनात भारतीय सेना ने सीरिया के एलेप्पो में राहत सामग्री पहुंचाई। इसमें भूकंप पीड़ितों के लिए राशन है, दवाएं हैं। भारत सरकार सीरिया की और मदद करने के लिए भी तैयार है। भारत के मुसलमानों को लेकर आए दिन कोई ना कोई एजेंडा चलाया जाता है, कोई ना कोई टूल किट एक्टिव की जाती है कि मुसलमान भारत में खतरे में। कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कुछ लेकर आते हैं कि मुसलमान भड़क जाए कि इंडिया उसके लिए अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। आज ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत से सुरक्षित कोई देश नहीं। पड़ोस में पाकिस्तान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, भारत में ही मुसलमान सबसे ज्यादा महफूज है। आप खुद सोचिए ना, जो भारत उसके खिलाफ एजेंडा भड़काने वाले मुस्लिम देशों की भी मदद कर रहा है, वो अपने यहाँ के नागरिक मुसलमानों को ठीक से संभाल कर नहीं रखता होगा। लेकिन यह बात इस देश के मुसलमानों को भी समझनी होगी कि आप यहां सच में सबसे बेहतर स्थिति में। वो पाकिस्तानी कह रहे हैं काश इंडिया मिल जाए, और आपको कोई भड़काता है कि अरे इंडिया तो बेकार है, तुम यहां टेंशन में। अगली बार कोई भड़काए तो उसको बोले भाग, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब पाठशाला में आपको मिलवाता हूं भारत के उड़ने वाले सैनिकों के चैप्टर्स। कैसे अब सुपरमैन भारत के लिए लड़ेगा, आज इसका चैप्टर। बचपन में सबकी चाह क्या होती है? यार एक बार उड़ जाते, सुपरमैन बन जाते। अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन से सेना के जवानों के लिए जल्दी यह सपना साकार होने जा रहा है। आप सोच रहे हैं आपका देश का जवान उड़ उड़ के मारेगा। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह का सूट है, ये भारतीय जवानों के लिए है, और इसको पहनकर भारतीय जवान हवा में उड़ सकते हैं, हवा में उड़कर दे सकते हैं। यह हालत होगी जो इंसान को लेकर हवा में उड़ सकता है। इसको पहनकर इंसान जेट बन जाता है, हवा में उड़ता है। और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तेज रफ्तार से उड़ान भरने के लिए इसमें 7 टर्बो जेट के इंजन लगे हैं, 1000 हॉर्स पावर की एनर्जी पैदा करते हैं। अब जरा जेट पैक सूट में फ्यूल टैंक जो लगा उसको देखिए, पीछे जो है वो फ्यूल टैंक लगा हुआ है। इसमें 30 लीटर डीजल आ जाता है। इस जेट पैक की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसमें स्पेशल सेफ्टी हेलमेट है, ऊपर देख रहे हैं, ये हेलमेट स्पेशल है। इसके साथ ही चश्मा भी लगा हुआ है। यह भी जबरदस्त है क्योंकि चश्मा HUD यानी हेड अप डिस्प्ले से लैस है। फिल्मों में नहीं देखते कि चश्मा लगाया अंदर झकझक लीक के हरा रहा टीं टीं पों पों करता हुआ, वैसा चश्मा है। तो ये जब पायलट उड़ रहा है, पहन के सैनिक उड़ रहा है, तो उसको क्रिटिकल पैरामीटर्स की जानकारी अंदर ही लिखी हुई मिलती रहेगी। इस जेट पैक में आग से बचने के लिए भी इंतजाम है।
इस ड्रेस में और इसकी ड्रेस और बूट तैयार करने के लिए भी फायर रिटार्डेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? एक खास तरह का केमिकल है जो आग के असर को कम करने की ताकत रखता है। मतलब सैनिक है, मतलब आप सोचिए कि ऐसा हो गया कि मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, अब आग लगी है, अंदर जाके बचाना है, उड़ते हुए गया, अंदर आगे क्या करेगा? तो ये जेट पैक का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस बॉस, आग लगी है उसमें चल जाएगा, बचा के लेके चला आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी बहुत अधिक तापमान पर भी इस जेट पैक का पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारतीय सेना को मिलने वाले इस जेट सूट की खासियत आपको विस्तार से बताता हूं। जबरदस्त चीज है बॉस। टर्बो जेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। देख रहे हैं कैसे आके बैठ गया बगल में, बैठा नहीं, खड़ा है, लेकिन इसी तरह से हमारे सैनिक भी उड़ पाएंगे। इस जेट पैक में कुल 7 टर्बो इंजन लगे हुए हैं। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 30 लीटर का है, 30 लीटर्स। सुरक्षा के लिहाज से डीजल का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चलाने के लिए बैटरी भी है इसमें। जेट पैक की रफ्तार कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। जेट पैक सूट का वजन 40 किलोग्राम है और 80 किलोग्राम वजन के सैनिक को लेकर भी उड़ सकता है। मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है और वहां कोई सैनिक गिर गया, अब क्या कीजिएगा? उसको चोट लग गई तो ये उड़ता हुआ जाएगा, 80 किलो का भी है, सैनिक तो उठा के ले आएगा। इतना जबरदस्त। अभी थोड़ा टाइमिंग कम है, 10 मिनट 15 मिनट उड़ान भर सकता है। जैसे जैसे आगे और डेवलपमेंट होगा ये और उड़ेगा। 15 किलो वजन तक का हथियार भी ले जा सकता है। मान लीजिए आपकी गोली खत्म हो, अब क्या कीजिएगा? ये शोले फिल्म तो चल नहीं रही है, इधर से जय को वीरू फेंकेगा, वीरू को जय फेंकेगा। ये जाएगा, अपना 15 किलो हथियार लिया, दिया, फेंका, नीचे गिराया, उड़ के चल गया। उधर से वाला देखता ही रह गया, ये क्या आया। जेट पैक में लगे खास चश्मे पर पायलट को क्रिटिकल पैरामीटर्स और वार्निंग दिख जाएंगी। मैदान, पहाड़, रेगिस्तान में उड़ान भर सकता है। 3000 मीटर तक ऊंचाई वाली जगहों पर कारगर है। सैन्य अभियान के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो फिलहाल इस जेट पैक सूट का प्रोटोटाइप तैयार हो गया। तभी ना मैंने कहा कि अभी 10-15 मिनट उड़ रहा है, अभी इसको और डेवलप कर लिया जाएगा और इसकी टेस्टिंग और पायलट की ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है साथ में। लेकिन ये देख के इन लोगों का मन गदगद हो गया कि यार तो अपना सैनिक उड़ेगा। ये देखिए किस तरह से शानदार उड़ान भरने की भी तस्वीरें। जल्दी ही जेट पैक की पहली खेप भी मिल जाएगी और पीएम मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इसे स्वदेशी तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। ये देख रहे हैं कैसे सैनिक उड़ता हुआ आया और वहां छोड़ा और मार दिया। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे उड़ते हुए सैनिक आ रहा है, ये देखिए। जबरदस्त चीज है। जेट पैक की मदद से हमले की तैयारी करना कितना आसान है। उड़ते हुए आए, अपना रखे, इसको वहीं छोड़े, अपना गोली मारे, सामने वाले को खत्म कर दिया। इसका जिम्मा बेंगलुरु के ही एक स्टार्टअप एब्सोल्यूट कंपोजिट्स को सौंपा गया है और जेट पैक के लिए भारतीय सेना पहले ही खरीद की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ये जो जेट पैक बन रहा है, इसके लिए 48 आरपीएफ यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किए गए। अगर ट्रायल के दौरान जेट पैक अपनी ताकत पर खरे उतरे तो सेना जल्दी ही बड़ी संख्या में इन्हें तैयार करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन यह भारतीय सेना को जेट पैक मिलने की खबर से ही पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। किसी भी देश को टेंशन होगी भाई, अगर दूसरे देश का सैनिक सुपरमैन की तरह उड़कर आएगा, मारेगा, तो वो सोचेगा ना कि क्या जवाब दें इसका। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो फ्लाइंग सूट तैयार कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फ्लाइंग सूट जो अभी आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन की एक कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज तैयार कर रही है। पिछले साल मई में इस कंपनी के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने इस सूट को पहनकर उड़ान भरी थी। इस सूट को पहनकर समंदर में दुश्मन जहाज पर किस तरह अटैक किया जा सकता है, इसके बारे में दिखाया गया था। आमतौर पर समुद्री अपराधियों की पहचान के बाद उन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इससे तुरंत ही आप उड़कर पहुंच गए। इसके अलावा किसी इमारत में छुपकर बैठे आतंकियों तक भी इस सूट को पहनकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अभी जैसे मुंबई में हमला हुआ था, आपको क्या याद है? याद है एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर आया, उससे एनएसजी कमांडो उतरे, तब अंदर घुसे। ये क्या, अगर ये सूट होगा कल को कोई, वैसे तो होगा नहीं, अब तो आतंकी हमला भारत में नहीं होते, टचवुड नहीं हो, लेकिन मान लीजिए एक बार 1% के लिए हो गया, तो किसी हेलीकॉप्टर का इंतजार ही नहीं करना है, अपना सूट पहने जाक ऊपर गए, वहीं से खिड़की से मार। दुश्मन पर हमला करने के अलावा दूरदराज पहाड़ी इलाकों में फंसे व्यक्ति की मदद के लिए इस सूट को पहनकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको किसी
प्लेन का इंतजार नहीं करना है, हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करना है, सूट पहने अपना पहुंच गए, वहां मदद कर दी। तो ये देखिए कैसे पहाड़ों में उड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि भविष्य क्या है और भारतीय सैनिक कैसे इसके लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे मेक इन इंडिया का, जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया में मेक इन इंडिया मोदी जी करते हैं, आप देखिए ऐसे उड़ उड़ के भारतीय सैनिक जो है वो बॉर्डर की निगरानी कर लेंगे। भाई अभी ड्रोन भेजना पड़ता है, ड्रोन भी रहेगा, सैनिक भी रहेंगे, जाके देख आएंगे, ऊपर से बोल देंगे ए पीछे जाओ। ड्रोन बोल नहीं ना पाता, ये ऊपर से बोलेंगे पीछे जाओ। तो ये बहुत कमाल की चीज है। और अभी इसमें इंडिया जब काम कर रहा है, तो इंडिया जुगाड़ू देश है, हम लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इतना सस्ता बना देंगे कि ये ब्रिटेन वाला हवा में जाएगा। किसी भी नवजात के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, ये लाइन सरकार भी कहती रही और डॉक्टर भी। लेकिन फॉर्मूला मिल्क यानी जो डिब्बे में बंद वो पाउडर वाला दूध आता है, उसे बेचने वाली कंपनियों ने दुनिया भर में मार्केटिंग का ऐसा जाल बिछाया जिससे ब्रेस्ट फीडिंग यानी मां के दूध के इस्तेमाल को कम किया जा सके। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए डिब्बा बंद दूध खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, यह प्रयास किया गया। मां के दूध को लेकर पेरेंट्स को कंफ्यूज करने वाली साजिश का चैप्टर आज खोल रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसकी वजह बताता हूं आपको। फॉर्मूला मिल्क जो डब्बे वाला दूध आता है, उसका ग्लोबल मार्केट 2018 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए था। आज की डेट में वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और अंदाजा है कि 2030 तक ये 10.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जिस तेजी से बढ़ रहा है। मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है डब्बे वाले दूध का मार्केट। इसके लिए फॉर्मूला मिल्क कंपनियां क्या हथकंडे अपना रही हैं, आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसी महीने इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल लैंसेट ने ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के इन कंपनियों के हथकंडों पर एक सीरीज जारी की। सीरीज के पहले पेपर में फॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाले दूध के बढ़ते ट्रेंड के लिए इस इंडस्ट्री की मार्केटिंग टैक्टिक्स को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके जरिए ये कंपनियां फर्जी दावे कर पेरेंट्स की चिंता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट में बदलने का काम कर रही है। ये दावा किया ये इंडस्ट्री ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के लिए, कि मतलब मां का दूध ना पिला के डब्बे का दूध पिलाएं पेरेंट्स, 25,000 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर रही है। और फॉर्मूला मिल्क की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी अपनी लॉबी में ले लेते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इसके लिए उन्हें कंपनियों के एडवाइजरी बोर्ड और कमिटीज में जगह दे दी जाती है। प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्थन में साइंटिफिक जर्नल्स में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपवाए जाते हैं। फॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाले दूध की कंपनियां विज्ञापनों में अपने मिल्क प्रोडक्ट के जो फायदे गिनाती हैं, उनसे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट नवजात का चिड़चिड़ापन दूर कर देते हैं, रात को देर तक सोने में मदद करेगा। ये कंपनियां इस तरह के दावे तो करती हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए इनके पास फैक्ट्स नहीं होता, ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं होते, बल्कि मौजूद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन की मदद से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि फॉर्मूला मिल्क का इस्तेमाल पेरेंट्स की कठिनाइयों को दूर कर देगा और बच्चे को डिब्बा बंद दूध का टेस्ट पसंद आए, इसके लिए उसमें फ्लेवर मिला दिया जाता है। लैंसेट ने फॉर्मूला मिल्क इंडस्ट्री के इन हथकंडों को खतरनाक बताया है, जिससे न तो नवजात की जान की परवाह है, जिन कंपनियों को भाई नवजात की परवाह होती तो ये थोड़े, उनको तो पैसा दिख रहा है, और ना ही उसके परिवार से के सामने भविष्य में आने वाली परेशानियों की चिंता है। ये जो पाउडर वाला मिल्क है, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग या मां के दूध के फायदे भी जानने चाहिए, क्योंकि उसके जितना फायदेमंद बच्चों के लिए कुछ नहीं है। जन्म के पहले घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग मां और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। 6 महीने तक मां के दूध के अलावा बच्चे को किसी और प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होती। बच्चे को 2 साल की उम्र तक मां का दूध पिलाया जा सकता है। इन सब से जिंदगी भर के लिए बच्चे की इम्यूनिटी की नींव मजबूत हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग को बच्चे की पहली वैक्सीन कहा जाता है। मां का दूध इतना शानदार होता है। मां के दूध में मौजूद तत्व बच्चे को जन्म के समय की कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। बच्चे को ही नहीं, मां को भी ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा होता है। अगर मां बच्चे को नियमित तौर पर दूध पिलाती है तो उसे भविष्य में डायबिटीज, मोटापे और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद
आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया भर में 44% बच्चों को ही 6 महीने की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग नसीब हो पाती है, मां का दूध मिल पाता है। मात्र 44%, 56% को नहीं मिलता। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशक में ब्रेस्ट फीडिंग को तो बढ़ावा नहीं मिल पाया, लेकिन इस दौरान फॉर्मूला मिल्क की सेल 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। ब्रेस्ट फीडिंग घटने से होने वाले नुकसान भी आपको बताता हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग ना हो पाने की वजह से बच्चों और माताओं की मौत के अलावा दूसरी बीमारियों की वजह से हर साल इकोनॉमी में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि जैसी जैसी बीमारियां हो रही हैं, दुनिया का 29 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ इसलिए कि मां का दूध नहीं पी रहे हैं बच्चे। और भारत में यह नुकसान जो है उसका अनुमान है 1 लाख करोड़ से ज्यादा। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया भर में सभी बच्चों को जन्म के पहले घंटे से मां का दूध नसीब हो जाए तो हर साल 8,23,000 नवजात की जान बच जाएगी और 98,000 माताओं की जान बचेगी। लेकिन फॉर्मूला मिल्क इंडस्ट्री के हथकंडों की वजह से फिलहाल यह संभव नहीं हो पा रहा।